खबरों का सारथी। पीएम मोदी महाराष्ट्र को देंगे बड़ा तोहफा, 7600 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। हरियाणा में रिकॉर्ड तीसरी बार भाजपा सरकार, नायब विजयादशमी पर लेंगे शपथ। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस सरकार, उमर सिंह पर शपथ की तारीख तय नहीं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ सकता है। पिछली मीटिंग में रेलवे कर्मचारियों को 71 दिन के बोनस का ऐलान हुआ था। राहुल की नागरिकता विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। 26 सितंबर को कोर्ट ने सरकार से मांगी थी रिपोर्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस, डॉक्टर एसोसिएशन देश भर में भूख हड़ताल। मेडिकल कॉलेज के 50 डॉक्टर्स का इस्तीफा। बंगाल में 10 साल की बच्ची से रेप मर्डर का मामला, जांच के लिए एसआईटी का गठन। घटना के बाद भीड़ ने पुलिस चौकी जला दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी की नागरिकता पर आज सुनवाई। राहुल के ब्रिटिश नागरिकता को लेकर याचिका दाखिल है। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राहुल के ब्रिटिश नागरिकता को लेकर याचिका दाखिल है। चीफ जस्टिस मनोनीत मनमोहन तुषार राव करेंगे सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। चीफ जस्टिस मनोनीत मनमोहन की खंडपीठ आज सुनवाई करती नजर आएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र के वकील से सुनवाई का मांगा स्टेटस। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। वकील से इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई की स्टेटस मांगा गया है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की मांग की। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की मांग की। और आज राहुल गांधी की नागरिकता पर सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राहुल के ब्रिटिश नागरिकता को याचिका दाखिल की गई। चीफ जस्टिस मनोनीत मनमोहन तुषार राव आज सुनवाई करेंगे इस मामले पर। आपको बता दें, चीफ जस्टिस मनोनीत मनमोहन की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव का हरियाणा चुनाव पर बयान। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने गेहूं को भूसे से अलग कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी बीजेपी की बड़ी जीत के बाद पटाखे फोड़ रहे हैं। ये हरियाणा की नहीं बल्कि सत्य की जीत है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीते दिन ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और अब ये सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा चुनाव पर सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि हरियाणा की जनता ने गेहूं को भूसे से अलग कर दिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव का हरियाणा चुनाव पर बड़ा बयान। ने कहा कि हरियाणा की जनता ने गेहूं को भूसे से अलग कर दिया। साथ ही कहा कि ये हरियाणा की नहीं बल्कि सत्य की जीत है।
देश की बात में आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और खबर आपको बता रहे हैं यूपी के लखनऊ से, जहां बीएसपी संस्थापक कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस आज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी संस्थापक कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस आज, और इसी को लेकर सुबह 10 बजे मायावती श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। आपको बता दें, बहुजन प्रेरणा स्थल दिल्ली में श्रद्धा सुमन अर्पित करती नजर आएंगी मायावती। और आज बीएसपी संस्थापक कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बीएसपी संस्थापक कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस है, और इनकी पुण्यतिथि पर बीएसपी लखनऊ, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, नोएडा में कार्यक्रम आयोजित करेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सुबह 10 बजे मायावती श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। बहुजन प्रेरणा स्थल दिल्ली में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी मायावती। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। और ये मायावती का ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने आज कांशीराम पुण्यतिथि पर ट्वीट किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ 2025 में बनेंगे 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मेला प्रशासन निकालेगा 1000 ई रिक्शे की परेड। बड़ी जानकारी, मेला प्रशासन का ई रिक्शे परेड का रिकॉर्ड होगा। साथ ही 15,000 लोग घाटों की सफाई का रिकॉर्ड बनाएंगे। आपको बता दें, 300 लोग नदी में उतरकर सफाई अभियान को गति देंगे। रिकॉर्ड बनाकर विश्व को स्वच्छता का संदेश देते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गंगा पंडाल व मेला क्षेत्र में 10,000 प्रिंटिंग बनाएंगे। हैंड प्रिंटिंग बनाने का रिकॉर्ड भी बनाते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ 2025 में बनेंगे 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेला प्रशासन निकालेगा 1000 ई रिक्शे परेड। मेला प्रशासन का ई रिक्शे परेड का रिकॉर्ड होगा। 15,000 लोग घाटों की सफाई का रिकॉर्ड बनाएंगे। साथ ही 300 लोग नदी में उतरकर सफाई अभियान को गति देंगे। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, रिकॉर्ड बनाकर विश्व को स्वच्छता का संदेश देते नजर आएंगे। गंगा पंडाल व मेला क्षेत्र में 10,000 प्रिंटिंग बनाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हैंड प्रिंटिंग बनाने का रिकॉर्ड भी बनाएंगे। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ 2025 में बनेंगे 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से मधुर दरबारी जुड़े हुए हैं। मधुर, महाकुंभ 2025 में कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते नजर आएंगे, क्या कुछ तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? मधुर, प्रयागराज में जो है सब महाकुंभ के आयोजन को लेकर उसको देव भव्य और नव बनाने के लिए बहुत पूरी तरीके से जो है पूरा प्रशासन लगा हुआ है। और न ही केवल प्रशासन, पूरा उत्तर प्रदेश शासन भी उसके साथ लगा हुआ है। और सब जो है इसको देव भव्य बनाने पे लगे हुए हैं कि किस तरीके से उसको पूरे संसार में जो है, पूरे विश्व में जो है इसको इसकी ख्याति दिलवाई जाए और इसको जो है विश्व लेवल पे लेकर जाया जाए। और इसके लिए अभी एक जो है मुख्य सचिव ने जो है एक
वो किया है, तो बैठाई है, जिसपे उन्होंने कई कार्यक्रम में घोषित किए हैं कि किस तरीके से इस तैयारी को अंजाम दिया जाए। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अभी यहाँ पे मीटिंग करके गए हैं। समीक्षा अधिकारी के साथ उन्होंने मीटिंग की है और पूरे मेले की उन्होंने जायजा लिया। यहाँ पे जो बाढ़ का क्षेत्र था उसको देखा उन्होंने देख करके उन्होंने कहा कि ये जो काम है करीब 1 महीना यहाँ पे डिले हो गया है, जिसको लेकर के उन्होंने थोड़ा सा दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। उन्होंने कहा कि इसको जो है 10 दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाए किसी भी हालत में। और इस बीच में उन्होंने कहा कि मैं बीच बीच में इसका अवलोकन करता रहूंगा और 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को यहाँ पे वो बुलाएंगे और अक्षयवाट वहां पे जो है उसको वो पूरा निरीक्षण करवाएंगे। तो उसको तैयारी को देखते हुए उन्होंने एक तरफ से देखा जाए तो 15 दिसंबर तक की डेडलाइन दी हुई है। और इस तैयारी को लेकर के देखा जाए तो अभी जो यहाँ पे माहौल था, पानी का काफी बाढ़ गया यहाँ पे माहौल था और पानी भरा हुआ था यहाँ पे संगत तट के क्षेत्र के ऊपर, जिसको लेकर के यहाँ पे काफी प्रॉब्लम चल रही थी कि जो घाट से वो आके काफी पानी जो है वो अंदर तक आ गया था, भंगवा मंदिर तक आ गया था, हनुमान मंदिर का एकदम बांध है वहां तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना प्रशासन को करना पड़ रहा था। और प्रशासन जो है इसी मैंने बात भी की, वहाँ पे अधिकारियों से बात की, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की, विभाग के अधिकारी से बात की। उनका ये कहना है कि अभी करीब 1 से 1.5 महीना जो है, करीब 1 महीना करीब अभी और लग जाएगा पानी बरसने, क्योंकि पानी को सूख करके वापस घाट तक जाने में और पूरी जमीन को जो है समतल होने में, जिसके ऊपर कायदे से काम हो सके। तो उसको लेकर के जो मैं आपको बता दूं कि करीब 1 महीना जो अभी जो है, तो उसमें बीच में पानी और बरस गया बरसात होने की वजह से, जिस वजह से इसमें थोड़ी सी कठिनाइयां और बढ़ गई थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि मौसम यहाँ पूरी तरह साफ है और पूरी तरह धूप खिली हुई है और ऐसे में माना जा रहा है कि 20-25 दिन के अंदर पूरा जो मैदान जो सूख जाएगा और जो नदियां थी अपने घाटों को छोड़ करके सड़क तक, बांध तक आ गई थी, वो अब वापस जो है अपने घाट पे जाएंगे और उसके बाद जो कार्य है वो पूरी तरह सुचारू रूप से होंगे। और इस पूरे मेले को जो है पूरा दिव्य भव्य बनाने के लिए पूरा शासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूंगी कि इसमें जो है 4, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेंगे, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें बनने जा रहे हैं, उसके साथ जो गिनीज बुक में दर्ज होंगे। और इसको जो है यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाने की बात चल रही है, जिस लाइब्रेरी में जो है एक क्या कह सकते हैं अस्थायी टाइप लाइब्रेरी होगी, पूरे जो कुंभ मेले के दौरान रहेगी, जिसमें सनातन धर्म और संस्कृति से संबंधित कई पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें होंगी जो कि श्रद्धालुओं के लिए रखी जाएंगी, जो कि श्रद्धालु जो करोड़ों की तादाद में यहाँ पे आने वाले हैं, वो जो है यहाँ पर आकर के उनको पढ़ करके और सनातन संस्कृति को जानेंगे। जैसा कि कुंभ मेला जो है वो पूरा विश्व स्तर पर होता है, तो विदेश से भी सैलानी आएंगे यहाँ पर के, वो भी आकर यहाँ पर हमारी सनातन संस्कृति को और धार्मिक संस्कृति को देखेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद जो उसका पूरा अवलोकन वो जो उस मेले में करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए बहुत ही भव्य और दिव्य यहाँ पे जो है उसकी तैयारियां चल रही हैं और इसको पूरा बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए जा रहे हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जा रहा है और पूरे जो प्रशासन में चाहे रेलवे हो, चाहे क्या कहते हैं लोकल प्रशासन हो, तो उत्तर प्रदेश शासन हो, योगी जी ने सख्त हिदायत दी है कि सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक नहीं होनी चाहिए, किसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों की तादाद में यहाँ पे जो है श्रद्धालु आ रहे हैं और वो शाही स्नान करेंगे। करीब 5 से 6 शाही स्नान यहाँ पे होने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने अखाड़ा के जो आपके साधु संत हैं उनसे भी जो बैठक की, उनसे बातचीत की और उनसे उन्होंने कहा कि किस तरीके वो चाहते हैं कि तैयारियां हो, तो उसको लेकर के काफी विस्तार से चर्चा हुई है और पूरी तैयारियां जो उसको मुकम्मल किया जा रहा है और अधिकारियों को पूरा दिशा निर्देश है कि इसको किसी भी हालत में 10 दिसंबर तक खत्म किया जाए। और उसके बाद जो है, जैसा मैं आपको बताऊं, पहला स्नान जो होगा वो 13 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा और वहां से जो है पूरे शाही स्नान शुरू हो जाएंगे। और करोड़ों की तादाद में, जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ श्रद्धालु आने हैं जो कि केवल देश से नहीं आएंगे बल्कि विदेश से भी आएंगे। तो इसको देखते हुए इस पूरे मेले को, पूरे कुंभ मेले को जो महा आयोजन होने जा रहा है, इसको देव भाव और नव्य बनाने की पूरी कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं और उस पर कार्य रूप जो है पूरी तरीके से पूरा प्रशासन और शासन पूरी तरह से लगा हुआ है। बिल्कुल, महाकुंभ 2025 को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे, जहां महाकुंभ 2025 में कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते नजर आएंगे और इसी को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर भी नजर आ रहा है। देश की बात में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुकते हैं खबरों का और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। खड़े होकर तमाशा देखते रहे लोग और लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ अयोध्या हाईवे के चिन्हित तिराहे की ये घटना आपको बता रहे हैं। वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। खड़े होकर तमाशा देखते रहे लोग। लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल।
लखनऊ अयोध्या हाईवे के चिन्हट तिराहे की ये घटना, जहां दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट और वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां दो पक्ष आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं और लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, साथ ही वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट और लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते रहे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। लखनऊ अयोध्या हाईवे के चिन्हट तिराहे की ये घटना आपको बता रहे हैं। वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां दो पक्ष आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं और लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर किया हमला। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं और ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट की घटना में आधा दर्जन लोग हुए घायल। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आपको बता दें, वैवाहिक कार्यक्रम में आए रिश्तेदारों पर मारपीट का आरोप लगा है। बचरावा थाना क्षेत्र के थुलेंडी गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां दो पक्षों में हुई मारपीट। आपको बता दें, वैवाहिक कार्यक्रम में आए रिश्तेदारों पर मारपीट का आरोप लगा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देश की बात में आप खबर आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां जिले में नहीं रुक रही लूट की घटना। बड़ी जानकारी आपको चंदौली से बता रहे हैं, जहां सत्या माइक्रो फाइनेंस कर्मी से 34,000 की लूट खबर आप बता रहे हैं। कलेक्शन का पैसा लेकर जा रहा ऑफिस, असलहे के बल पर बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। पूरे मामले की जांच पड़ताल में के गांव के की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां असलहे के बल पर बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बलुआ थाने के फुलबरिया गांव के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। चंदौली से खबर, जहां जिले में नहीं रुक रही लूट की घटना। सत्या माइक्रो फाइनेंस कर्मी से 34,000 की लूट। कलेक्शन का पैसा लेकर जा रहा था ऑफिस और उसी दौरान बदमाशों ने असलहे के बल घटना को दिया अंजाम। मैं सुबह अपना कलेक्शन करने के लिए निकला, गया लोलपुर से कलेक्शन करने के बाद पहाड़पुर गया कलेक्शन करने। उसके बाद गया मैं वहाँ पर नैढ़ी से कलेक्शन करने के बाद रिटर्न हुए मोहम्मदपुर, और मोहम्मदपुर जब मैं आया, मोहम्मदपुर कलेक्शन किया। कलेक्शन करने के बाद पुनः मैं वहाँ से फिर गया पहाड़पुर के लिए जा रहा था, जो सैदपुर और चहनिया हाईवे है, वहाँ से तरह फुलवरिया वाले रोड निकले। नियर अबाउट 500 लगभग 500 के ही करीब आए थे कि हमारे पीछे से
दो व्यक्ति बाइक पर सवार होकर के आए और मुझे धक्का दे करके गिरा दिए। मैं जब नीचे गिर गया तो उस पर से एक व्यक्ति जो गाड़ी पर सवार था, दूसरा व्यक्ति गाड़ी पर से नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद मेरे कनपट्टी पे वो क्या बोलते हैं असलहा सटा करके पैसा मांगा। मेरे पास जब पैसे था, मेरे पैकेट वगैरह सब कुछ मेरी पूरी तरह से तलाशी लिया, नहीं मिला तो उसने गाड़ी की चाबी लेकर के डिग्गी खोला और डिग्गी में से जो मेरा टोटल पैसा था वो पूरा पैसा लेकर के चला गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां माहौल बिगाड़ने का किया गया प्रयास। मंदिर के सामने फेंके गए मांस के टुकड़े, लंबेश्वर मंदिर के गेट के सामने फेंके गए टुकड़े। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मांस के टुकड़े देख लोगों में दिखा आक्रोश और जानकारी मिलते ही मंदिर में पहुंचने लगे श्रद्धालु। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बाजार खाला क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां मंदिर के सामने फेंके गए मांस के टुकड़े। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, साथ ही मंदिर में पहुंचने लगे श्रद्धालु और मांस के टुकड़े देख लोगों में दिखा आक्रोश। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लंबेश्वर मंदिर के गेट के सामने फेंके गए मांस के टुकड़े, जिसके बाद मांस के टुकड़े देख लोगों में दिखा आक्रोश और जानकारी मिलते ही मंदिर में पहुंचने लगे श्रद्धालु और इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लंबेश्वर मंदिर के सामने फेंके गए मांस के टुकड़े। बाजार खाला क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां मंदिर के सामने फेंके गए मांस के टुकड़े, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है। साथ ही मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मंदिर के सामने फेंके गए मांस के टुकड़े। बाजार खाला क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां मंदिर के सामने फेंके गए मांस के टुकड़े। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, आखिर इस तरीके की घटना किसने की? अभी तक जो शुरुआती जांच हुई है उसमें क्या निकलकर सामने आया है? फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए तानवी, फिलहाल स्थिति तो पूरी तरीके से सामान्य है, क्योंकि कल देर शाम की ये घटना है और तकरीबन 7:30 बजे के आसपास जब लंबेश्वर मंदिर के सामने मांस के टुकड़े लोगों ने देखे और उस वक्त आक्रोश व्याप्त हुआ, तो इलाके के लोगों की भीड़, वहां के श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और हंगामा करने लगी कि इस तरीके से मंदिर के सामने कोई भी मांस के टुकड़े कैसे फेंक सकता है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे, स्थानीय पुलिस बल जो था वो मौके पर पहुंच गया, लोगों को शांत कराने का प्रयास किया गया और शांत भी प्रयास में हुआ कि जो लोग थे उन्होंने वहां पर एक विशेष समुदाय की जो महिला थी उसके ऊपर आरोप लगाया कि वो इस तरीके की कई बार हरकतें कर चुकी है और इस तरीके से मंदिर के सामने वो मांस के टुकड़े फेंकती है। तब पुलिस प्रशासन दिया कि कुछ भी मामला है उसमें माहौल ना बिगड़े, उस करके उन्होंने एक FIR कल देर रात बाजार खाला पुलिस ने की है और वहीं की जो स्थानीय निवासी महिला है उसकी तहरीर पर, शिकायत पर एक विशेष समुदाय की जो महिला है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अफसरों का कहना है कि विवेचना प्रचलित है और CCTV फुटेज के माध्यम से, लोगों से पूछताछ के माध्यम से जो भी उनके पास साक्ष्य इकट्ठा होगी उसके आधार पर उस महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे, जहां लखनऊ में लंबेश्वर मंदिर के सामने मांस के टुकड़े फेंके गए, माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर मंदिर के सामने मांस के टुकड़े किसने फेंके। साथ ही माहौल बिगाड़ने का ये जो प्रयास किया गया है, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां जनपद की नकुड़ SDM संगीता राघव एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ द्वारा थाना पुलिस को साथ लेकर एक अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। SDM नकुड़ के अनुसार फैक्ट्री का लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद इसे गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था। इस छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध पटाखे बनाए जाते हुए पाए गए। ये छापेमारी आगामी त्योहारों के मद्देनजर और सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। पूरा मामला कोतवाली गंगोह के खानपुर गुर्जर गाँव का है।
ये मतलब जैसे मेरे लिए और हमारे साथ सीओ साहब थे, सीओ नकुल, और साथ में जो फायर से हैं एफएसएसओ थे और एसएचओ गंगो थे, हमारे द्वारा संयुक्त रूप से आज एक औचक निरीक्षण किया जा रहा था सभी पटाखे की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं हमारे क्षेत्र में। तो इसमें गंगो में जो खानपुर गुजर एक जगह है, वहाँ पे एक ही निलंबित फैक्ट्री चल रही थी, क्योंकि उसके मानक के अनुरूप उनकी कुछ चीज़ें जो थी पूरी नहीं थी। अगस्त में इनका निलंबित हो चुकी थी, इसका सस्पेंडेड चल रही थी, लेकिन जब मौके पे वहाँ पहुँचे तो वहाँ कार्य जो था वो किया जा रहा था, पटाखे बनाए जा रहे थे और पैकेजिंग का कार्य चल रहा था। उसके बाद जो वहाँ के ओनर थे उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आपके द्वारा ये कार्य किस तरीके से किया जा रहा है, तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, जिसके बाद थाने से इसके ऊपर अभी एफआईआर भी दर्ज की जा रही है और जो भी वहाँ पे स्टॉक था वो भी थाने के द्वारा उसको सीज कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको देवरिया से बता रहे हैं, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा को मिली शानदार ऐतिहासिक जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर के औरा चौरी स्थित पार्टी कार्यालय पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी मनाई। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं भाजपा के विकासवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताकर स्पष्ट बहुमत दिया है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल होने के नाते आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए आज जो प्रचंड बहुमत हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसमें निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो पीएम किसान सम्मान निधि, गन्ना किसानों का भुगतान, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बिजली, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, दवाई जैसे तमाम प्रकार की जो योजनाएं हमारी सरकार ने दिया, इससे जनता प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हुए और प्रचंड बहुमत से तीसरी बार हरियाणा में हमारी सरकार बनी। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का था, चाहे हमारे क्षेत्र का था, चाहे हमारा जिला का था, प्रदेश का, देश का, सभी कार्यकर्ताओं के बल पर और आम जनता के सहयोग से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। बढ़ते आगे खबरों में, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बम्पर जीत पर मुबारकबाद देते हुए मुबारकबाद की पूर्व सपा सांसद ने कहा कि सभी एग्जिट पोल और मीडिया कांग्रेस की जीत का दिखा रहे थे, इसके बावजूद भी भाजपा बहुमत से आ गई। अब कांग्रेस को गौर करना चाहिए, कहां सिस्टम में कमी आ गई है। देखिए, भाजपा चुनाव में शाम दाम दंड भेद सभी इस्तेमाल करती है, बहुत सी सीटें प्रशासन से हरवा देती है। एक बार फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि पूरी दुनिया ने ईवीएम को नकार दिया है, इसके बावजूद भी हमारे देश में ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, अगर ईवीएम से चुनाव हो तो मतदाता के हाथ में वीवीपैट पर्ची आए, ईवीएम की गिनती हो और वीवीपैट पर्ची की गिनती की जाए, इससे पारदर्शिता आ जाएगी। नेट पोलिंग क्यों नहीं हो सकती, फर्जी वोटिंग भी नहीं होगी। इस सिस्टम को बदलना होगा, तभी ये डेमोक्रेसी बचेगी। उनको जाहिर है वो जीते हैं और उसको बधाई भी देंगे, और जबकि देश का कोई भी आदमी ये कहने को तैयार नहीं था कि वहाँ पे बीजेपी इस बार आ रही है। इवन बीजेपी के लोग भी ये मानते थे कि वहाँ पे बहुत टफ फाइट है, जीतना मुश्किल है। सारे सर्वे, सारा मीडिया, सभी कुछ इसी बात को कह रहा था। ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये पूरी मेजॉरिटी में आ गए? इस पे कांग्रेस को गौर करना चाहिए, कहाँ कहाँ गलती हुई है और कहाँ कहाँ सिस्टम में कमी रही है। क्योंकि बीजेपी साम दाम दंड भेद सभी कुछ इस्तेमाल करती है, मार्जिनल सीटें एडमिनिस्ट्रेशन से हरवा देती है। और जिस तरह से हमने पहले भी एक आंदोलन किया था और हमने डिमांड करी थी कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, ईवीएम को तमाम दुनिया ने नकार दिया है, हमारे देश में अभी भी चल रही है और जिद बांधे हुए है रूलिंग पार्टी के ईवीएम से ही कराएंगे।
मैं कहता हूँ अगर उस पर शक व शुबा है या वो बिल्कुल सही भी है तो कम से कम शुबे को दूर करने के लिए ईवीएम से चुनाव ना कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब खबर आपको महाराजगंज से बता रहे हैं, जहां सोनौल स्थित भारतीय सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हुए एक ब्राजील नागरिक को पकड़ा गया। ब्राजीलियन जवानों को मांग पर वीजा सहित अन्य वैध कागजात नहीं दिखा सका। इससे एसएसबी जवानों ने विदेशी नागरिक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। सोनौली पुलिस ने विदेशी नागरिक के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ब्राजीलियन 32 वर्षीय जोआकिम डॉस सेंटोस नेटा पेशे से वेबसाइट डिजाइनर है। वो काम की तलाश में भारत में प्रवेश कर राजस्थान जाना चाहता था। सीमा पर तैनात सतर्क सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया। अपर पुलिस अधीक्षक आतिश सिंह ने बताया कि पकड़े गए विदेशी नागरिक को जेल भेज दिया गया है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक ब्राजील नागरिक जोकियम डोस सेंटोस नेटो को हिरासत में लिया गया है। इसके जब पेपर को चेक किया गया तो इसके पास से पासपोर्ट तो मिला है, लेकिन कोई वीजा उपलब्ध नहीं था। यह जानकारी मिली है कि यह नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। पूछताछ में इसके द्वारा अवगत कराया गया है कि ये काम के लिए कई देशों में भ्रमण करता है। इसी दृष्टिकोण से ये नेपाल से भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। चूंकि इसके कोई वैध कागजात वीजा संबंधी नहीं है, इसलिए इसे थाना सोनौली पर एसएसपी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें अभियोग पंजीकृत करने के लिए बताया गया है। इसमें 14 विदेशी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं आगे खबरों में। देर रात थाना एकोटेक 3 पुलिस द्वारा कुलेसरा पुस्ता पर एक नया गांव फेज 2 को जाने वाले कट के पास संदिग्ध वाहनों व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। तभी पुलिस द्वारा बाइक पर सवार एक संदिग्ध युवक को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो नहीं रुका और बाइक को तेज रफ्तार से चलाते हुए बदमाश भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा बाइक का पीछा करने पर बदमाश द्वारा खुद को घिरता देख बाइक से उतरकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से बदमाश द्वारा फायर किया गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई भी की गई। बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। फिलहाल घायल बदमाश की पहचान शहनवाज उर्फ शानू पुत्र मुस्ताक निवासी अकराबाद बस स्टैंड के पास कस्बा व थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़, वर्तमान पता अमर ज्योति स्कूल के पास ग्राम हल्दोनी, थाना एकोटेक 3 गौतम बुद्ध नगर के रूप में हुई है। देश की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और खबर आपको बता रहे हैं। डासना देवी के महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान पर भड़के सपा के पूर्व सांसद ने कहा, देखिए इस आदमी को आप महंत मत कहिए, महंत ऐसे नहीं होते जो दूसरे मजहब के पेशगाओं की बेइज्जती करें। इस आदमी ने पहले भी बेइज्जत करने का काम किया जो उन शक्तियों से मिले हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। सबको मालूम है कि मुसलमान अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बर्दाश्त कर सकता है, उल्टे सीधे कानूनों को बर्दाश्त कर सकता है, मॉब लिंचिंग को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इसे मालूम था। इसने जानबूझकर ये बयान दिया कि हिंदुस्तान को डिस्टेबलिस्ट करे और इसके बाद भी सरकार ने इस पर क्या धारा लगाई जिसमें मुचलके पर ही झूठ जाए। इसे एक दिन भी जेल नहीं जाना पड़ा। सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है। हमारी डिमांड है कि इस पर एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी सज़ा मिले कि आगे भी इस तरह की बदतमीजी ना करे। इस आदमी को आप महंत मत कहिए। महंत ऐसे नहीं होते जो दूसरे के मजहब के पेशवाओं की बेइज्जती करना चाहते हो। इस आदमी ने पहले भी बेइज्जती करी थी और आज भी इसने ये काम करा है। ये लोग भारत की उन शक्तियों से मिले हुए हैं जो देश के दुश्मन हैं, जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। सबको मालूम है कि मुसलमान अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बर्दाश्त कर सकता है, होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त कर सकता है, उल्टे सीधे कानूनों को बर्दाश्त कर सकता है, मॉब लिंचिंग को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इसे मालूम था, फिर भी इसने बयान दिया। ये किस लिए दिया? ताकि हिंदुस्तान को अस्थिर करें, डिस्टेबलाइज करें। और उसके बाद सरकार ने इस पर क्या धाराएं लगाई
उनके साथ पुलिस हिरासत में, धाराएं भी इसकी वो हैं जो मुचलके पे ही छूट जाएगा, एक दिन भी जेल नहीं जाएगा ये। तो हमें बेवकूफ़ समय रखा है सरकार ने, और इस पे हमारी डिमांड है कि NSA की धारा लगे, देशद्रोह की धारा लगे, और इसको ऐसी सज़ा मिले कि आगे कोई भी हमारे देश को इस तरह की बदतमीजी करके अस्थिर ना कर सके। अब खबर देवरिया से है, जहां सपा के सलेमपुर सांसद रामशंकर राजभर ने पोस्टमार्टम चौराहा स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर हरियाणा में भाजपा की जीत पर आश्चर्य जताया। उन्होंने सत्तारूढ़ दल की जीत का श्रेय ईवीएम को दे दिया और कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को 41% और भाजपा को 37% वोट प्राप्त हुए हैं। कम प्रतिशत वोट प्राप्त करने के बावजूद भाजपा की मिली सीटों की संख्या ज्यादा होने पर सपा सांसद ने सवालिया निशान खड़े करते हुए इसे ईवीएम का कमाल बताया। राजभर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर दावा किया कि पूरे देश में भाजपा के खिलाफ माहौल है। देखिए, जम्मू में तो बीजेपी नहीं लीड कर रही है, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मैंने उड़ती हुई खबरों में देखा है कि वहाँ भी बीजेपी विरुद्ध ही वोट पड़ रहे हैं। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा कर रही है, यानी बीजेपी के खिलाफ कर रही है। हरियाणा में जो अचंभा दिख रहा है यह अविश्वसनीय है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 41% वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिला। ये समझ से परे है कि जो पार्टी 41% कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा में वोट पा रही है उसकी सीटें कम हो रही हैं, और जो 37% वोट पाने वाली पार्टी के सीटें बढ़ रही हैं, ये अचंभित करने वाला है। ऐसा तो कोई मसीह नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा होता है कि हरियाणा में कांग्रेस ही आएगी, मुझे भरोसा है 3-4 बजे तक आप लोग ठीक देखिए कि हरियाणा में करिश्मा होगा और कांग्रेस ही आएगी। अगर नहीं आती है किसी कारणों से, तो फिर लोकतंत्र से हरियाणा की जनता का विश्वास उड़ जाएगा और मशीनों के सामने सबको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली के गेगासो गंगा पुल से गंगा नदी के बोरे में भरकर फेंका गया शव। आपको बता दें कि फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र की 17 वर्षीय युवती का शव 11 दिन बाद रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र की गेगासो पुलिस ने गंगा नदी से बरामद कर लिया है। प्रेमी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 26 सितंबर की रात में रेप किया। उसके बाद जब युवती घर जाने की जिद करने लगी तो तीनों ने मिलकर उसकी पहले बेरहमी से हत्या कर दी। एक बड़े बोरे में 2 बड़े पत्थर भरे, उसी में शव को भरा और कार में रखकर रात में रायबरेली जिले के गेगासो गंगा पुल से गंगा नदी में फेंक दिया। बोरे में बड़े पत्थर इसलिए भरे थे जिससे शव ऊपर ना दिखाई दे, लेकिन 11 दिन में गंगा नदी का जलस्तर कम हुआ तो हत्यारों की करतूत सामने आ गई। कब से गायब थी, क्या थी? ये हम नहीं बता सकते, हमको नहीं मालूम है। अच्छा, तो यहाँ आप लोग क्या करने आए थे? यहाँ हम आए थे थाने में ड्यूटी में रहे, हमको लिवा लाए, लिवा लाने के बाद बॉडी इंक्वायर की। अच्छा, बॉडी जो निकाला आप लोगों ने किस स्थिति की थी? पूरी गल गई थी। पूरी गल गई? पूरी गल गई थी, अभी हाथ बात मार रहे थे। अच्छा, काहे में भरी थी? तो क्या झाल में। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या मिला? 2 पत्थर है, एक ईंटा है, बॉडी है। तो ये किसकी बॉडी, लड़की है कि? लड़की है। अच्छा, तो गायब थी? हाँ, गायब थी। तो हत्या करके फेंका गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां डिप्टी एसपी जिलाउल हक हत्याकांड का मामला। हत्याकांड के 10 दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट लखनऊ सुनाएगी सजा। लाठी डंडों से पीटकर और गोली मारकर हुई थी हत्या। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 2 मार्च 2013 को हुआ था ये हत्याकांड। आरोपी फूलचंद यादव को सुनाई जाएगी सजा। पवन यादव, मंजीत यादव को सुनाई जाएगी सजा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। घनश्याम सरोज राम लखनऊ को सुनाई जाएगी सजा।
और ये वो नाम आपको आरोपियों के बता रहे हैं जिनको आज सजा सुनाई जाएगी। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुन्ना पटेल, शिवराम पासी को सुनाई जाएगी सजा। जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल को सुनाई जाएगी सजा। दोषियों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल को सुनाई जाएगी सजा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। दोषियों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। राजा भैया को मामले में मिल चुकी है क्लीन चिट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। गुलशन यादव को भी मिल चुकी है क्लीन चिट। बड़ी जानकारी डिप्टी एसपी जिया उल हक हत्याकांड का ये मामला। हत्याकांड के 10 दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट लखनऊ आज सुनाएगी सजा और एक एक करके उन 10 दोषियों के नाम भी हमने आपको बताए जिनको आज सजा सुनाई जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 मार्च 2013 का हत्याकांड है ये और इसी मामले पर आज दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। आरोपी फूलचंद यादव को सजा सुनाई जाएगी। पवन यादव, मंजीत यादव को सुनाई जाएगी सजा। घनश्याम सरोज, राम लखन को सुनाई जाएगी सजा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। छोटे लाल यादव, राम आसरे को सुनाई जाएगी सजा। मुन्ना पटेल, शिवराम पासी को सुनाई जाएगी सजा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल को सुनाई जाएगी सजा। दोषियों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा लखनऊ से जुड़ गए हैं। संदीप जी, आज बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। 10 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? संदीप जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? संदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 मार्च 2013 का ये हत्याकांड है और इसी पर आज 10 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। एक एक करके नाम भी हमने आपको बताया। आरोपी फूलचंद यादव को सजा सुनाई जाएगी। साथ ही पवन यादव, मंजीत यादव को सजा सुनाई जाएगी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। घनश्याम सरोज, राम लखन को सुनाई जाएगी सजा। छोटे लाल यादव, राम आसरे को सुनाई जाएगी सजा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुन्ना पटेल, शिवराम पासी को सुनाई जाएगी सजा। ये 10 दोषियों के नाम भी आपको बता रहे हैं। जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल को सुनाई जाएगी सजा। सभी दोषियों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, जिसके बाद 10 दोषियों को कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाएगी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। देश की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का और लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी संस्थापक की पुण्यतिथि आज। बीएसपी मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया ट्वीट। बढ़ रहे हैं कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस और सपा उनकी हितैषी नहीं। आत्मसम्मान, स्वाभिमान मूवमेंट की राह में बाधा। ये बातें मायावती की तरफ से एक्स अकाउंट पर लिखी गई हैं। आपको बताएं आज बीएसपी संस्थापक काशी की गई हैं। उन्होंने लिखा कि गरीब तंग लाचार जीवन जीने को मजबूर हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस और सपा उनकी हितैषी नहीं।
लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अम्बेडकरवादी बीजेपी की सच्ची मंजिल, देश में गरीबी, बेरोजगारी, जातिवादी अन्याय है। और ये मायावती का पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने आज बीएसपी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर एक्स पर पोस्ट किया। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। जहां आज बीएसपी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया। और लिखा कि देश में गरीबी, बेरोजगारी, जातिवादी अन्याय है। गरीब लोग तंग लाचार जीवन जीने को मजबूर हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे खबरों में और अब खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां रायबरेली से बड़ी जानकारी। नए रेल कारखाने में कर्मियों का बदला विभाग। सीबीआई की कार्रवाई के बाद 31 कर्मियों के बदले विभाग। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर 3 लोगों को भेजा था जेल। भंडारण विभाग के 2 अधिकारी और 1 बिचौलिए गिरफ्तार। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नए रेल कारखाने में कर्म। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद जुड़ गए हैं। केशवानंद, 31 कर्मियों के विभाग बदले गए हैं, और पर आपके बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला बरेली जिले के लालगंज कोतवाली से स्थित रेल कोच फैक्ट्री कारखाना का है, जहां पर 31 कर्मियों के जो कार्य क्षेत्र है उनमें बदलाव किया गया है। बीते दिनों सीबीआई की कार्रवाई के बाद आज 31 कर्मियों के जो कार्य क्षेत्र है उनमें बदलाव किया गया है। आपको बता दें बीते दिनों सीबीआई की टीम ने रायबरेली के रेल कोच में छापेमारी की थी, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तारी करके जेल भेजा है। भंडारण विभाग में 2 अधिकारियों, 1 बिचौलियों को पुलिस सीबीआई, उसके बाद वही रिश्वतखोरी छापेमारी की, लेकिन रेल कोच में सिर्फ लिपिक व विभागों के अध्यक्षों का ही स्थानांतरण किया गया है। वहीं महाप्रबंधक कर्मियों की तरफ से जारी किए गए 31 कर्मियों के स्थानांतरण के पत्र जो है वो अब जो रेल कोच फैक्ट्री में संदिग्ध रिश्वतखोरी का हालमेल जो उच्च अधिकारी हैं अभी भी कर रहे हैं, उन पे अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन 31 कर्मियों कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। वहीं बीते दिनों सीबीआई ने 3 युवकों की गिरफ्तारी की है, 1 बिचौलिए की गिरफ्तारी की है, 2 भरण की गिरफ्तारी। बड़ी सीबीआई के द्वारा छापेमारी की गई है। उसके बाद रायबरेली के रेल कोच में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जी ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको रायबरेली से बता रहे थे, जहां सीबीआई की टीम की छापेमारी के बाद कर्मचारियों के विभाग बदले गए हैं। नए रेल कारखाने में कर्मियों का बदला विभाग। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं। सीबीआई की कार्रवाई के बाद 31 कर्मियों के बदले विभाग। रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर 3 को भेजा, भंडारण विभाग अधिकारी और 1 बिचौलियों को गिरफ्तार कर भेजा था जेल। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां सीबीआई की कार्रवाई के बाद 31 कर्मियों के बदले विभाग। आपको बता दें, इससे पहले भी सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर 3 लोगों को भेजा था जेल, जिसमें भंडारण विभाग के 2 अधिकारी और 1 बिचौलिए को गिरफ्तार कर भेजा था जेल। और अब 31 कर्मियों के विभाग बदले गए हैं। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।